It has said that electric flux enclosed by a closed charge Closed surface. surface is equal to 1 by epsilon naught times net charge enclosed by the closed surface. Good. और इधर States that electric flux enclosed by a closed surface is equal to 1 by epsilon naught times net charge is enclosed by the closed surface. ठीक है। तो स्टेटमेंट भी और फिर इसका प्रूफ भी आप लोगों को देखना है। लड़का सब से पहले आएगा। बोलो। It has said that total electric flux enclosed by a closed surface is equal to 1 by epsilon naught time net charge enclosed the closed surface. और देवा खुलेगा। और बोलो। परवीन। It has said that total electric flux enclosed by closed surface is equal 1 by epsilon naught time net charge enclosed closed surface. चलो। बोलो। In a electric flux is caused by closed charge. बढ़िया से पढ़ेगा। हाँ बढ़िया से पढ़ेगा कि याद हो जाएगा। कोशिश नहीं करेगा तो फिर दिक्कत है। इधर चेक करना। हाँ आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन। तो गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन आसान है, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं करेगा। बस आपको 4 पॉइंट याद रखना है। जब आप इसको अप्लाई करेंगे गॉसेस लॉ को तो 4 पॉइंट याद रखना है ना। तो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं इसको यूज करने के लिए, गॉस लॉ का यूज करने के लिए। तो हम लिख देते हैं जो जो स्टेप्स यूज होगा। स्टेप यूजिंग इन एप्लीकेशन। ठीक है। स्टेप यूजिंग इन एप्लीकेशन ऑफ गॉस गॉसेस। तो गॉसेस लॉ का जब हम लोग एप्लीकेशंस पढ़ेंगे ना तो उसमें कौन कौन सा स्टेप्स यूज होगा। तो 4 स्टेप्स रहेगा। उसमें से जो सबसे पहला स्टेप्स है आपको ड्रॉ करना है गॉसियन सरफेस। सबसे पहला स्टेप ड्रॉ गॉसियन सरफेस। ठीक। अब ये गॉसियन सरफेस है ना थोड़ा सिमेट्री होना चाहिए। सिमेट्री का मतलब जैसे आप हर एक पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना चाहेंगे ना तो लगभग सेम आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पे बहुत ज्यादा हो जाए कहीं पे बहुत कम हो जाए। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ सिमेट्री होना चाहिए। कैसे होगा हम लोग चेक करेंगे ना, धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। सेकंड जो है इसके बाद आपको फाइंड करना रहेगा E.ds का वैल्यू। ठीक। तो फाइंड लिखें या तो चाहे कैलकुलेट लिखें, दोनों का मतलब एक ही हो जाएगा। कैलकुलेट लिखें, ले लो कैलकुलेट क्लोज इंटीग्रल E.ds। इसका वैल्यू आपको निकालना रहेगा। अच्छा आप लोग जानते हैं ना E.ds बराबर हो जाता है E.ds cos थीटा। ठीक है। तो चाहे E.ds निकाल लो या तो E.ds cos थीटा। नेक्स्ट पॉइंट थर्ड में आपको चेक करना है कि जो गॉसियन सरफेस है ये गॉसियन सरफेस कितना चार्ज को इनक्लोज्ड करके रखना मतलब रखा हुआ है। यानी आपको कैलकुलेट करना है कैलकुलेट नेट चार्ज, जो टोटल चार्ज है ना नेट चार्ज जो बंद करके रखा है। कौन बंद करके रखा है? गॉसियन। तो कैलकुलेट नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय किसके द्वारा? गॉसियन। ठीक।
लास्ट में आपको अप्लाई कर देना पड़ेगा गॉस थ्योरम, ठीक है। सबसे लास्ट में आप क्या कर देंगे, अप्लाई गॉस थ्योरम, अप्लाई गॉस गॉसेस। और याद है गॉस थ्योरम क्या बोलता था, ये बोलता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, ठीक है, वो होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ठीक है। और अगर आपको याद होगा ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसी का वैल्यू आता था क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds बराबर Q बाई एप्सिलॉन। अप्लाई करने का मतलब हम लोग ये अप्लाई करेंगे, इसको लिखेंगे क्लोज इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो रहेगा वो होगा क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds के बराबर, और ये होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर, ठीक। तो सबसे पहला स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। अच्छा गॉसियन आप लोग को याद है ना, गॉस लॉ सिर्फ एप्लीकेबल होता है क्लोज्ड सरफेस के लिए, ओपन सरफेस के लिए तो नहीं है ये। तो आपको सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा, सेकेंड स्टेप में क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds का वैल्यू, थर्ड स्टेप में चेक करना कि जो गॉसियन सरफेस है वो कितना चार्ज इनक्लोज करके रखा है, लास्ट में आप अप्लाई कर देंगे गॉसियन थ्योरम। और गॉसियन थ्योरम आप यही चीज पढ़े हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स नेट चार्ज के बराबर है ना। छाप दो सारे स्टेप को। तो घर में जाकर के थोड़ा बहुत बुक्स भी पढ़ना है, ऐसा ना हो कि कुछ भी ना पढ़ें। चार स्टेप्स भूल जाएंगे आप लोग, बस ये चार स्टेप्स याद रहेगा, सारा कैलकुलेशन हो जाएगा। पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है, फिर E डॉट ds क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds का वैल्यू निकाल लेना है, नेट चार्ज निकालना है कि गॉसियन सरफेस कितना चार्ज रखा है अपने अंदर, एट द एंड अप्लाई कर देना है गॉस का थ्योरम। तो लॉन्ग क्वेश्चंस जो पूछेगा आपके एग्जाम में वहां पे ये इम्पोर्टेंट होता है, वरना ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट है नहीं आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चार स्टेप्स, ठीक, मिटाइए सारे स्टेप्स को। दिखता है ना फोटो, मैडम अब हम लोग चलते हैं पहला एप्लीकेशन, सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन बता रहे हैं ना। इधर देखना है, हाँ। तो सबसे पहला एप्लीकेशन से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे किसी पॉइंट चार्ज के कारण। एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण,
ड्यू टू ए पॉइंट। अच्छा मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं, इसका कैलकुलेशन आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। वहाँ पे सोर्स चार्ज लिखे थे, अगर आपको याद होगा तो सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E इक्वल टू 1 बाय r। ये कुछ याद आया? ये हम लोग का Q एक सोर्स चार्ज था और इस सोर्स चार्ज के कारण यही आता था इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग को यही वाला वैल्यू कैलकुलेट करना है, लेकिन किसका यूज करके? गॉस थ्योरम का यूज करते हैं, ठीक है। तो लेट्स से कि हम लोगों के पास एक पॉइंट चार्ज है, ये मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज को बोल देते हैं ये प्लस, ठीक। अब देखो, अब हम लोग स्टेप अप्लाई करते हैं, ठीक। सबसे पहला स्टेप बोला था कि आप ना एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लो। तो हम ये चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल को क्लोज करते हैं, तो बंद करना है। तो बंद करने के लिए सिमेट्रिक शेप, एक ऐसा शेप निकालो जहां पे लगभग हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम मिले। तो ऐसा सरफेस ना आपको दिखाई देगा, ये वाला स्फेरिकल सरफेस, ठीक कर दे। देखो ये इस चार्ज पार्टिकल से ये जो दूरी है, हर जगह पे r है और हर जगह पे दूरी r है, यानी हर जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो सेम ही मिलना चाहिए। तो ये रह गया हम लोगों का गॉसियन सरफेस, इसको हम लोग नाम दे रहे हैं गॉसियन सरफेस। तो पहला काम कर लिए, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाएगा, यहीं से शुरू होगा, इन्फिनिटी में जाके खत्म होगा। तो मर्जी आपको जिधर मन है उधर खींचो, आपकी इच्छा है ना। तो यहाँ से अगर हम इस तरीके से खींच सकते, क्या ये वाला डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का होता, ये आ जाता डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग ना एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, छोटा सा एरिया। तो आप चेक करेंगे ये वाला एरिया, ये देख पा रहे, ये एक छोटा सा एरिया है। अब इस एरिया का अगर हम आपको एरिया वेक्टर खींचने के लिए बोलते हैं, एरिया वेक्टर याद है आपको, सरफेस के 90 डिग्री में खींचा जाता है। तो आपके पास दोनों चॉइसेस है, या तो आप देखो इससे थोड़ा सा हट करके, ये जो लाइन है ना, इससे थोड़ा सा हट करके आप यहाँ पे खींच सकते हो, तो ये इस तरीके से जाएगा, ये होगा हम लोगों का बोलो एरिया, ठीक है। या तो आप चाहते हैं तो आप इसको इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के ही लाइन में खींच सकते हैं, ठीक है। दोनों ही केस में कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो ये सरफेस के साथ 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल दिख रहा है, और पैरेलल दिखा है तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल 0। क्या यहाँ तक बात समझ में आया? चलो, तो हम लोग पहला स्टेप अप्लाई कर देते। पहला स्टेप हम लोग को बोलता था कि गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दो, तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिए। थोड़ा सा ना हम लोग यहाँ पे कहानी देख लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे अभी तक क्या करते हैं। कि मान लीजिए हम लोगों के पास एक पॉइंट चार्ज Q है, इस पॉइंट चार्ज Q से r डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस तो r होगा ना, इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। देख पा रहे हैं, ये वाला एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। हाँ, तो इसे लेट ए पॉइंट चार्ज मान लेते हैं कि हम लोगों के पास एक पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज का नाम क्या है? प्लस क्यू, ठीक। मान लीजिए हम लोग के पास एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज का नाम प्लस क्यू। अब हम लोग एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं, और इस सरफेस का रेडियस देख पा लो, इस सरफेस का जो रेडियस है वो है r, ठीक है। तो लेट ए गॉसियन सरफेस, लेट ए स्फेरिकल बनेगा ना, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, इसका रेडियस r, सरफेस whose
whose radius is r। कोई दिक्कत है नहीं ना? अब यहाँ पे एक पॉइंट मान लो इस जगह पे, इस गॉसियन सरफेस में कोई एक पॉइंट P है, ठीक है? और हम लोग को निकालना है कि इसी पॉइंट P पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू, ठीक है? तो लेट ए पॉइंट P कहाँ पे है? क्वेश्चन सरफेस। लेट ए पॉइंट P इज एट गॉसियन सरफेस, जहां पे हम लोगों को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर we have to find electric field intensity। किसके कारण? intensity due to point charge Q, due to point charge Q। दिक्कत है ना? यहाँ पे प्लस लिखे हैं और प्लस लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ना नहीं, ठीक है? तो इतना सारा कहानी हम लोग लिख दिए। अभी जितना कुछ फिगर बना तो उतना सा हम लोग लिख दिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है? सेकेंड स्टेप याद रखो। पहला स्टेप हम लोग को होता था कि ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना, कहानी भर दिए। सेकेंड स्टेप बोलता था कैलकुलेट करो E डॉट ds, क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds का वैल्यू ना। तो नाउ अगर आप वैल्यू निकालते क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds तो वैल्यू आपको कुछ मिलेगा, चेक करते हैं। तो ये टूट के आ जाएगा E ds cos थीटा। कोई दिक्कत हुआ? यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल 0, तो ये आपको वैल्यू दे देता E ds cos 0 डिग्री, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो ये आपको मिल गया E ds cos 0 का वैल्यू 1, ठीक है? फिर आप चेक करते हैं तो E ds, हमें तो इस E का ही वैल्यू निकालना है ना। E को बाहर कर लो, E को बाहर कर लिए तो हमें मिलेगा क्लोज इंटीग्रल ds। ये क्या बता रहा है? ये क्लोज इंटीग्रल ds ना सरफेस एरिया, ds क्या था? ds एक छोटा सा एरिया, तो छोटा सा एरिया छोटा सा एरिया छोटा सा एरिया पूरे एरिया को जोड़ो, इसी का नाम है क्लोज इंटीग्रल ds। तो एक स्फीयर का पूरा एरिया कितना होता है? लास्ट क्लास में भी देखेंगे 4 5। तो हम लोग को ये जो वैल्यू दिख रहा है क्लोज इंटीग्रल E और मतलब ये क्लोज इंटीग्रल ds, इस ds के जगह पे वैल्यू आ जाएगा 4 5 r स्क्वायर। तो इसको मिटाते हैं ना, इसको मिटाते हैं हम, चेक करना आप लोग। तो हम लोग का वैल्यू निकल के आ रहा था क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds का, तो इसका वैल्यू आपको मिल जाता है, यहाँ से E आ जाता, और इसका इस जो पूरे टर्म देख पा रहे थे उसका वैल्यू आपको मिल जाता E इंटू 4 5 r। तो हम लोग निकाल लिए, किसका वैल्यू निकाल लिए? क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds। थर्ड स्टेप बोलता था कि चार्ज, नेट चार्ज कितना इनक्लोज करके रखा है ये गॉसियन सरफेस, तो चेक करो तो कितना चार्ज ये बंद करके रखा है? Q है ना, पता चल गया। थर्ड स्टेप में नेट चार्ज enclosed by Gaussian surface edge। आप देख पा रहे हो कितना चार्ज इनक्लोज करके रखा है? प्लस 3 स्टेप पहुंच गए। लास्ट स्टेप क्या बोल रहा था? अप्लाई गॉस, अप्लाई गॉसेस थ्योरम, ठीक है? तो गॉस थ्योरम हम लोग को बोलता था
इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो रहेगा ये किसके बराबर होता है? क्लोज इंटीग्रल E डॉट dS बराबर ये और ये दोनों एक ही बात है ना। तो देखो आप लोग इसका वैल्यू निकाल चुके हो। क्लोज इंटीग्रल E डॉट dS E इंटू 4 पाई r इस पूरे की जगह पे पुट कर दे E इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर Q बाय एप्सिलॉन। हमें तो E का वैल्यू निकालना है। E बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 बाय 4 पाई r स्क्वायर इंटू 2 बाय एप्सिलॉन। इसको थोड़ा ठीक से करके लिखो तो आ जाएगा E बराबर 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय r। याद करो क्या आप लोग यही वाला पढ़े? सोर्स चार्ज या सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगा। तो हम लोग निकाल लें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू किसके कारण? ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज बाय यूजिंग किसका यूज करेंगे? गॉसेस थ्योरम है, गॉसेस लॉ। ठीक है, छाप लो ये सारी की चीजें। पहले हेडिंग के बाद फिगर के बाद इसकी कहानी के बाद ये सारी चीजें। ज्यादा मुश्किल है क्या? नहीं सुमन, नींद आ रहा है बहुत, मारेंगे अभी, आँख से आंसू आ रहा है, जाओ बाहर जाके बोलो। इतना जल्दी नहीं सोना है। दोपहर वाला क्लास में समझो क्या होता होगा उसमें। अगर आप लोग अभी ही सोने का नाम दे देंगे तो नोट्स को भी बनाना है बढ़िया से, और ये आप लोग का डेली का ही रूटीन होना चाहिए। जो भी चीज लिखते हो वो नोट्स कॉपी में उतार लो, या तो नोट कॉपी ही लेते हो। ज़्यादा कुछ तो यहाँ खेल होता नहीं है। फिगर उगर को अधिक से अधिक आप छोड़ करके रख सकते हो और सारी चीज़ें एक ही साथ रखते जाओ। ये भी चॉइसेस है आपके। क्वेश्चन बैंक मैंडेटरी है। क्वेश्चन बैंक आप लोग खरीद लेना या अपने किसी से भी जो आपके सीनियर होंगे उन लोगों से मांगना। अगर नहीं खरीदना है तो उससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, कौन कौन टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ का जानकारी मिल जाएगा। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, जैसा दिखेगा फिगर में वो सारी चीजें आपको नोट डाउन कर लेना है। और आप लोग को इंग्लिश का क्लास इतना इसीलिए दिया जाता है कि ये सारी चीजें देख देख के आराम आराम से लिखो। यहाँ पे कुछ याद करने वाला चीज है? कुछ दिख रहा? बिल्कुल नहीं। अब कुछ बच्चा है कि सब यही सब याद करने लगता है, लेट ए पॉइंट चार्ज की स्फेरिकल रोशन, पर उसका दिमाग ही खराब हो जाएगा याद करते करते। क्योंकि आप एक बात बताओ, कौन ऐसा क्लास है जिसमें आपको डेरिवेशन नहीं करवानी है? हर एक क्लास में डेरिवेशन, फॉर्मूला का डेरिवेशन, तो आप कितना याद कर पाएंगे? याद नहीं रहेगा। तो फिगर देख देख के खाली लिखने आना चाहिए। इंग्लिश का जो आपको क्लासेस है वो इसी में हेल्प करेगा। इसको पैरेलल खींचना है, इसके साथ पैरेलल। आप इस एरिया वेक्टर को देखो, सरफेस से सीधा 90 डिग्री निकल रहा है, इलेक्ट्रिकल के साथ पैरेलल है, इसको टेढ़ा मेढ़ा मत कर लेना, नहीं तो एंगल आ जाएगा दोनों के बीच में। ई और डीएस के बीच में कुछ एंगल आ गया, जहाँ 1 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। और अगर आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा ना तो आप इसको यहीं पे खींच लेना इसी के साथ। अगर दिक्कत हो रहा होगा किसी के साथ खींच लेना। तो यही वाला डायरेक्शन है एरिया। दोनों चॉइसेस हैं। इससे पहले जब पढ़ाते थे तो उसी में फिगर खींचते थे, ऐसे में बनाते थे।
पैरेलल खींच लो तो पैरेलल में भी तो एंगल 0 ही डिग्री रहता है। अभी भी चेक कर लो तो एंगल 0 ही डिग्री दिखाई देगा। मुश्किल आप लोग कभी कभी वीडियो देखते हो? नहीं, कोई नहीं देखता है ना। चलो कोई बात नहीं, मर्जी आप लोग का। अगर वैसे समझ में आ जा रहा है तो वीडियो देखने की जरूरत जब भूलेंगे उस टाइम काम होगा। तो जब आप मोबाइल यूज करते हो तो बढ़िया होता है कि कुछ पढ़ाई वाला ही चीज देख लिया जाए। अगर मूवी वूवी देखते रहेंगे या कुछ और भी कुछ देखते रहेंगे तो उसके बाद फिर आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। और पढ़ाई वाला ही चीज अगर देखते रहेंगे तो फिर पढ़ने का मन करेगा। घर में रूटीन बना लेना है अपने अनुसार। एटलीस्ट 4-5 घंटा का सेल्फ स्टडी टाइम निकालना है आपको। 4 से 5 घंटा का सेल्फ स्टडी ज़्यादा जरूरी होता है। कहीं पे दिक्कत? चार स्टेप्स खाली याद रखना है। पहला काम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना। दूसरा काम क्रॉस इंटीग्रल ई डॉट ds का वैल्यू निकालना। तीसरा काम नेट चार्ज है, टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज चेक कर लो। और अंतिम स्टेप्स में अप्लाई गॉसेस थ्योरम। अप्लाई गॉसेस थ्योरम। तो इसमें जितने सारे एप्लीकेशंस होंगे सब का सब इसी फॉर्मूले से बन जाएंगे, मतलब यही सारे स्टेप से बन जाएंगे। दिक्कत? मेहनत करना है, बढ़िया से मेहनत करेंगे, सब कुछ याद हो जाएगा अच्छे से। चलें आगे की ओर। सेकेंड एप्लीकेशन देखें कि अगले क्लास में देखें? यही क्लास में अभी देख लें। चलो ठीक है। लिखवाएं तो लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू an infinitely long a straight uniformly charged wire. Long a straight uniformly
uniformly charged बहुत बड़ा टॉपिक, वायर हेडिंग बहुत बड़ा हो गया ना। ये सेकंड है, हाँ सेकंड, इसको कई एक बार इस नाम से भी पुकारा जाता है। कौन सा नाम है वो भी लिख देते हैं। हाँ तो एनसीईआरटी में इसी को लिखा है, एप्लीकेशन नंबर 2 है। पहला तो इसमें निकाल चुके हैं ना, ये सेकंड। और कई एक बार ये जो इतना बड़ा हेडिंग दिख रहा है इसको ऐसे बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू linear charge distribution, linear charge distribution, ये छोटा हो गया, कहानी वही चीज है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है लेकिन किसके कारण? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। अब इसको, इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा। आप लोगों को चार्ज डेंसिटी पढ़ाए थे और 3 तरीके का चार्ज डेंसिटी आया था, याद है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज। लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोग लिखे थे लैम्बडा से, और ये बोलता था कि भाई कितना चार्ज प्रेजेंट है 1 मीटर लेंथ में, ये बोलता था ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये तो बोलता था, ठीक। तो अभी हम लोग का लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बस हम लोग को ये फॉर्मूला चाहिए जो उस टाइम आपको बोले थे ना कि ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये सारे के सारे जो है वो इम्पोर्टेंट है सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए। अब यहाँ पे हम लोग उसका यूजेस पढ़ते हैं, ठीक, उसका यूज जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, 3-4 क्लास पीछे पढ़े थे, है ना। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज। तो अभी फिलहाल हम लोग यूज करेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हम हेडिंग को मिटाएं ताकि थोड़ा हमको जगह मिले कैलकुलेशंस करने के लिए, मिटा रहे हैं। हाँ तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का आपको बताया कि एक लंबा सा वायर रहता था और उस वायर में ना चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, एक समान फैले हुए हैं। अब लेट्स से कि ये एक वायर है और कितना लंबा है? बहुत लंबा, इनफाइनाइटली लॉन्ग। हेडिंग याद है ना, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। अब इसमें ना चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, अब ये चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, देखा। तो इस चार्ज के कारण कितना होगा इसके चारों ओर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू। तो लेट्स से कि हम लोग इस चार्ज से ना ये r डिस्टेंस पर निकालना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू। तो हम लोग को कैसा सरफेस मानना पड़ेगा? सबसे पहले याद करो, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ता था। तो ये इस कंडक्टर के लिए इसमें जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके गॉसियन सरफेस जो होगा वो स्फेरिकल नहीं होगा। स्फेरिकल इसलिए नहीं होगा क्योंकि स्फीयर बनाएंगे ना तो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए ना हम लोग को सरफेस लेना पड़ता है सिलेंड्रिकल। चेक करना, ये जितना डिस्टेंस इधर है उतना डिस्टेंस इधर भी आना चाहिए। लेट्स से मान के चलो यहाँ से जितना डिस्टेंस है, लेफ्ट और राइट दोनों का डिस्टेंस सेम है। अब आप लोग अस्तर से सीधा सीधा खींचना। ये जो फिगर दिख रहा है ये रहा इसका गॉसियन सरफेस। सबसे पहला काम याद है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते। अच्छा, इस सरफेस का अपना कुछ लेंथ होगा। देखो इस सरफेस का रेडियस हम लोग को मिल चुका है, रेडियस तो r है,
ये कितना बड़ा है, इसके कुछ तो अपनी हाइट होगा। तो लेट से कि हम लोग ना मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का इसका जो लेंथ है वो है स्मॉल एल। अब चार्जेस अगर एक जैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग जानते हो। इसका वर्ड में हम लिखेंगे बाई साइड, पहले इसका हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं, ठीक है। देखो कैलकुलेशंस क्या होता है। अच्छा, इस चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप जान सकते हो। इस चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में होगा, इधर होगा। पॉजिटिव चार्ज से निकलता है, नेगेटिव में खत्म हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज से निकल गया। अब ये रेडियस को चलो मैं नीचे दिखा देता हूँ, यहाँ दिखा देता हूँ, ये रहा इसका रेडियस, ठीक है। अब हम लोग मानते थे एरिया वेक्टर, तो देखो इसका एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर यहाँ पे ले लेते हैं, छोटा सा एरिया वेक्टर, ठीक है। इसका जो एरिया वेक्टर आएगा ds रहेगा इस डायरेक्शन में। लेकिन अगर आप ठीक से देखेंगे ना तो सिलेंडर में 3 सरफेस होता है, ये चेक करो। एक तो ये सरफेस जो गोल गोल देख रहे हो, एक इसके ऊपर सरफेस देखना, चेक करो, ये वाली सरफेस देखना है, ये भी है, और इसका उल्टा, तो 3 सरफेस होता है। तो हमें 3 जगह पे निकालना पड़ेगा E और ds, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, एक तो ये सरफेस दिखा देगा, इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही निकलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो नो डाउट हमें इस डायरेक्शन में ही मिल गया, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। लेकिन एरिया वेक्टर अभी चेक करना, ये है, नीचे बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर निकल गया है। अब यहाँ का जो एरिया वेक्टर होगा सरफेस के साथ 90 डिग्री में, तो ये सरफेस का सरफेस के साथ 90 डिग्री में नीचे की ओर चला जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप एरिया वेक्टर लेते हैं तो इसकी जगह पे जो एरिया वेक्टर आपको मिलता, वो एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में मिलता, नीचे की ओर मिलता। तो यहाँ पे जो किसी भी जगह पे खींच लेना कि यहाँ का जो एरिया वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर ऐसे होगा, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि नहीं। आपको बताए थे कि सरफेस के परपेंडिकुलर एक वेक्टर खींच दो 90 डिग्री ना, परपेंडिकुलर पर 90 डिग्री, तो ये सरफेस है, इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर वो नीचे की ओर आएगा। सिमिलरली हम पूछते हैं इस सरफेस का बताओ, तो इस सरफेस के लिए अगर हम लोग खींचते हैं एरिया वेक्टर तो आपको मिल जाता इस डायरेक्शन में, ऊपर की ओर मिल जाता, इधर आपको मिल जाता ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इसके जाता, समझ पा रहे हो। ये मिला था, कोई दिक्कत। अब देखो हम लोग इतना सारा कैलकुलेशंस करने के बाद हम लोग को अगला जो स्टेप होता था, याद करो, गॉसियन सरफेस बाद क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds, चेक करते हैं, क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds, ठीक है। तो क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds जब आप लेंगे तो आपके पास कई को दिख रहा है, एक तो यहाँ पे भी दिखेगा, एक यहाँ पे दिखेगा, और एक यहाँ पे दिखेगा, टोटल दिख जाएगा। तो टोटल तीनों को ले लेंगे तो हम लोग को सबका वैल्यू पता चल जाएगा। तो क्लोज इंटीग्रल, अच्छा पहले इसका वैल्यू हम लोग तोड़ दें, ये आ जाता E ds cos, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सरफेस नंबर 1 बोले, ये सरफेस 1 है, सरफेस 2 है, सरफेस 3 है। तो सरफेस 1 के लिए E ds निकालेंगे, E डॉट ds निकालेंगे, फिर सरफेस सेकंड के लिए निकालेंगे E डॉट ds, फिर सरफेस थर्ड के लिए निकालेंगे E डॉट ds। सबका वैल्यू मिल जाएगा इस तरीके से, चेक करो। पहला के लिए जब आप निकालेंगे यहाँ पे तो आप देखो ds दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है, दोनों के बीच का एंगल बोलो 90 डिग्री। तो ये टूट के आता ना, आपको याद है, ये ऐसे टूट के आता, ये ds cos थीटा, और cos थीटा की जगह पे आ जाता है 90 डिग्री, समझ में आया। प्लस सेकंड सरफेस के लिए अगर आप वैल्यू निकालते हैं तो E ds cos, इसके लिए बोलो 0 डिग्री की डायरेक्शन में, तो cos 0 डिग्री, ठीक है। प्लस क्लोज इंटीग्रल, इसके लिए बोलो E ds cos 90 डिग्री। दिक्कत हुआ?
चलो अब एक बात बताओ, cos 90 का वैल्यू जानते हो? जीरो। cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो अगर आप लोग लिखते हैं EDS इनटू 0, इसके लिए EDS cos 0 का वैल्यू तो 1 प्लस cos इंटीग्रल EDS इनटू 0, तो ये तो पूरा 0, ये पूरा 0, सिर्फ आपके पास ये वाला बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास बच गया cos इंटीग्रल EDS। हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये को बाहर ले लो, ई को जब आप बाहर लेंगे तो आपके पास बच जाएगा cos इंटीग्रल ds। ds जान रहे हो? ds ये एरिया ना, ये वाली एरिया बोल रहे हैं ना ds, ये तो खत्म हो गया है। देखो चेक किए थे, ये वाली एरिया खत्म, इसको चेक किए थे, वो भी खत्म, ऊपर और नीचे खत्म हो गया। अब आपको ये सरफेस दिख रहा है इसका एरिया। अब सिलेंडर का आप लोग सरफेस एरिया पढ़े थे, याद है? 2 pi r square नहीं, r स्क्वायर नहीं, 2 पाई r h आता है, h ना, वहाँ पे हाइट h रहता है, यहाँ पे हाइट h नहीं है, l आ जाएगा 2 पाई r h। तो आपको ये मिल जाता e इनटू 2 पाई r h। ये किसका वैल्यू आ गया? क्लोज इंटीग्रल e डॉट ds, ठीक है। चलो इसके बाद याद है क्या कर रहे थे? थर्ड स्टेप नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। तो ये गॉसियन सरफेस कितना चार्ज एनक्लोज करके रखा है, ठीक है। नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। तो अगर आप लोग नेट चार्ज के बारे में बात करते हैं तो पहले थोड़ा याद करना, ठीक है। ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग को ये नहीं पता होता है कि कितना चार्जेस किस जगह पे पता है, मतलब कितना चार्जेस किस जगह पे बैठा हुआ है। हमें ये जानकारी होता है कि 1 मीटर लेंथ में जो चार्ज प्रेजेंट है वो है लैम्बडा, याद आया? 1 मीटर लेंथ में जो चार्ज प्रेजेंट है वो है लैम्बडा। तो हम लोग पास L मीटर लेंथ है, L मीटर में जो चार्ज प्रेजेंट रहेगा वो निकाल दो, आपको पता चल जाएगा टोटल चार्ज, ठीक है। वरना आप ये भी याद होगा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी जो होता था वो होता था Q बटा L। तो हमें तो चार्ज चाहिए ना, तो Q बराबर कितना आ जाता? Q बराबर लैम्बडा इनटू। ये वैल्यू आप दो तरीके से निकाल सकते हो। पहली बात एक ये फार्मूला, वरना आप हम लोग ये पहले सीख चुके हैं, इसको जान चुके हैं कि 1 मीटर लेंथ में जो चार्ज प्रेजेंट रहता है उसको लैम्बडा बोलते हैं। अब देखो इसका लेंथ देखो, इस तार का लेंथ देखो कितना दिख रहा है, L ना। तो L मीटर लेंथ में कितना हो जाता? L इनटू लैम्बडा। तो L इनटू लैम्बडा चार्ज प्रेजेंट होगा इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के अंदर, ठीक है। तो नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस जो होगा वो Q बराबर, बोलो Q बराबर लैम्बडा इनटू। तो हम लोग Q का भी वैल्यू निकाल दी। अब लास्ट स्टेप क्या था? लास्ट स्टेप क्या बोलता था? लास्ट स्टेप बोलता था कि आप गॉस थ्योरम को अप्लाई कर दो। तो अगर गॉस थ्योरम को हम अप्लाई कर देते हैं तो क्या होता? कितना दूर आ जाएगा ना वीडियो में? हां सर। तो अगर हम लोग अप्लाई करते हैं ना, अप्लाई गॉस थ्योरम, बताओ अगर हम अप्लाई करते हैं तो गॉस थ्योरम क्या बोलता था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होगा वो आएगा क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds, और ये E डॉट ds का वैल्यू किसके बराबर? चार्ज, नेट चार्ज ना, Q बाय एप्सिलॉन, Q बाय एप्सिलॉन। और ये Q है नेट चार्ज हम लोग का, याद रखना ना। चलो तो हम लोग इसका वैल्यू तो निकाल चुके हैं, चेक करो तो कितना आया था? E इनटू 2 बराबर Q बाय एप्सिलॉन। तो इस Q का भी वैल्यू हम लोग निकाले हैं, लैम्बडा इनटू पुट कर दें, पुट कर दो। उससे पहले इसको हम दाहिनी साइड ले चलते हैं, तो ये आ जाता 1 बाय 2 पाई r l इनटू Q बाय एप्सिलॉन। अब हम लोग Q का वैल्यू पुट करते हैं, तो
तो क्यू का वैल्यू अगर आप पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 पाई r L, और क्यू का वैल्यू है लैम्डा बटा एप्सिलॉन। तो इस L के साथ ये L कट गया Yes, sir. और आपके पास जो वैल्यू निकल के आया ये बराबर 2 पाई, ठीक से लिखो एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा बटा r, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ गया। अच्छा एक और चीज, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप नहीं जानते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जानते हो ना, तो 2 से नीचे गुना कर दे और 2 से ऊपर गुना कर दे। फार्मूला यहाँ तक आ गया है। जब आप कैलकुलेशंस करेंगे ना तो आपको इसका वैल्यू पता नहीं देगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू नहीं जानते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जानते हो, 9 × 10 टू द पावर 9। तो 2 से ऊपर गुना कर दो, 2 से नीचे गुना कर दो, तो आपको क्या वैल्यू मिल जाता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 लैम्डा। यहाँ से आप फॉर्मूला में आसानी से इसको पुट कर सकते हो और वैल्यू निकाल। ठीक, तो कहाँ पे दिक्कत दिक्कत फिगर बनाना है, फिगर बनाने के बाद 1-2 लाइन लिखना है, ठीक है। उसके बाद सारा कैलकुलेशन फिगर बनाओ। स्केल, अब पता चल रहा स्केल कितना जरूरी है। आप लोग को डेली डेली हम बोलते हैं 500 रुपया का स्केल आता है छोटा सा, खरीद लो सब कोई और ठीक ठीक से फिगर बनाओ, नहीं तो मेरा जैसा टेढ़ा मेरा फिगर बनते रहे। फिगर बनाने के बाद कुछ हम लोगों को लिखना पड़ेगा, 1-2 लाइन लिखना पड़ेगा, उसके बाद तो फिर छापेंगे। तो क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds का वैल्यू हम लोग को निकला 3 अलग अलग सरफेस आ गया था, तो 3 अलग अलग सरफेस के लिए निकाल ली, वैल्यू जितना आया छाप लिए, नेट चार्ज निकाल लिए। Hidden तो कल इसके जितने सारे एप्लीकेशंस हैं वो सारी की सारी एप्लीकेशंस खत्म हो जाएंगे। आज 2 एप्लीकेशन देखने, कल 2 एप्लीकेशन देखने, 4 एप्लीकेशन, 4 एप्लीकेशन के साथ गॉसेस लॉ एंड देखो घर जाकर के अगर आप लोग वीडियो देखेंगे तो ये रिवीजन करा देगा, और रिवीजन करा देगा ना तो लॉन्ग टाइम तक आपको दिमाग में रह जाएगा। ठीक, तो ये आपकी भलाई के लिए ही है, इसलिए कोशिश करना। स्पीड डबल कर देना, डबल वहाँ पे ऑप्शन आता है ना। तो अगर आप लोग अपना नोट्स टॉपिक खोल करके बैठ जाएंगे और खाली सुनते ही रहेंगे ना तो दिमाग में आ जाएगा। बोलिए सर। बोले देखो, let n infinitely लिखा, दोबारा से let n infinitely long a straight
a straight uniformly charged wire, uniformly charged wire, uniformly charged wire of linear charge density, of linear charge density, of linear charge density lambda, linear charge density lambda, lambda का सिंबल देखियो ना, फुल स्टॉप। ठीक, तो मान लिए कि हम लोग के पास इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें चार्जेस यूनिफॉर्मली है और चार्ज यूनिफॉर्मली अगर फैला हुआ है तो लिनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा, क्योंकि यही लैम्डा का यूज करके हम लोग निकाले थे नेट चार्ज। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं गॉसियन सरफेस के ऊपर। तो हम लोग एक ड्रॉ करते हैं सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस होता है r और लेंथ होता है l। ठीक है, लिखो आगे, ड्रॉ, ड्रॉ a Gaussian surface, draw a डाल दो सिलेंड्रिकल भी, कहाँ पे आप डालेंगे, ड्रॉ ए सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, लिख पाएंगे? ये जो सिलेंड्रिकल, ये जो सरफेस है गॉसियन सरफेस, वो कैसा था, सिलेंड्रिकल, कहाँ तक लिखा, ड्रॉ ए सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल नहीं लिख पा रहे हो, ड्रॉ अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r, and length कितना है इसका, and length small a, फुल स्टॉप। अब हम लोगों को फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कौन से पॉइंट पर, गॉसियन सरफेस पर। ठीक है, देखो वी हैव टू फाइंड, हाँ उसी में, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट, कोई पॉइंट का नाम ही दे दो, मार्कर, एट पॉइंट P, एट पॉइंट P, देखो यहाँ पे इस पॉइंट को हम P नाम देंगे, हाँ, एट पॉइंट P ऑन द गॉसियन सरफेस, एट पॉइंट P ऑन द गॉसियन सरफेस। ठीक है, चलो इसके बाद छापना शुरू करते हैं, उधर से पॉजिटिव राइट साइड से छापते आ जाओ, तो देखिए एंड तक यहाँ देखना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखो लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ r के साथ कैसा वेरी कर रहा है, 1/r। आप लोग को याद है सोर्स चार्ज के कारण, सोर्स चार्ज के कारण भी हम लोग देखे थे, आज ही तो कैलकुलेट किए थे, उसमें r² आता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण 2p/r³, 2p/r³। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण पूछ रहा है, लिनियर डिस्ट्रीब्यूशन या तो फिर सोर्स चार्ज के कारण कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, तो उसके कारण अलग अलग वैल्यू आ जाएगा, सारी चीज नोट डाउन कर लो यहाँ पे। तो आज के लिए बस इतना ही सब, कहीं कुछ पूछने जैसा दिख रहा है, बोलो नहीं ना, बोलो रे अरविंद, कुछ बोलता ही नहीं।